देखा जाए तो आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता जा रहा है, खासकर की कंपनीज के लिए। वो अपने डेटास को एनालाइज करते हैं और उस डेटा के थ्रू बहुत सारे रिजल्ट्स निकालते हैं। लेकिन क्या सच में डेटा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सही भी होगा? हाय गाइस, मेरा नाम अंकित वर्मा है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ब्रांड्स के लिए सच में बहुत यूजफुल है और क्या वो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। 1970 से 1980s के बीच में पेप्सी ने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम था द पेप्सी चैलेंज। इस चैलेंज में होता ये था कि लोगों की आंखों में पट्टियां बांधी जाती थी और उन्हें एक एक सिप लेना होता था दोनों ड्रिंक का। बेसिकली दो ड्रिंक्स थे, पेप्सी और कोका कोला। और अक्सर पेप्सी इस कंपटीशन को जीत दिया करता था और इसी के चलते पेप्सी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ब्रांड किया कि ये चॉइस है न्यू जनरेशन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बिग शार्ट आउट देना चाहूँगा यू होम्स को। अगर आप भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिसे अकोमोडेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसकी वेबसाइट के थ्रू जाके ज़रूर चेकआउट करें। इनके सर्विसेज 1000 सिटीज़ में अक्रॉस 27 कंट्रीज़ अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। 1970 के दशक में अगर देखा जाए तो पेप्सी ने इस कैंपेन को रन किया था और इसके थ्रू वो एक ये स्टैब्लिश करना चाहता था कि देखो, एक डोमिनेंट प्लेयर का कॉम्पिटिटर आ चुका है और अगर तुम्हारी चॉइस अच्छी है तो तुम बेटर ही चूज करोगे, ये कहना था। और इतना ही नहीं, ये चैलेंज इतना फेमस होता गया कि इसके ऊपर एड्स रन किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने माइकल जैक्सन को भी अपने ब्रांड प्रमोशंस में डाला और ये दिखाने की कोशिश की कि ये तो चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन है। पेप्सी के इस टेस्ट में जीतने की वजह इसलिए थी कि जब आप स्मॉल क्वांटिटी में पेप्सी को कंज्यूम करते हैं तो वो मीठा लगता है और शायद इसी के कारण लोग उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। 1970s में रन किया गया ये पेप्सी चैलेंज बहुत ही ज़्यादा फेमस होता गया। ऐसे तो उनका मोटो ये था, कहने का ये मतलब था कि वो डोमिनेंट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट बनना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि अगर आप टेस्ट चॉइस बेटर रखते हैं, तो आपको पता है कि आपको कौन-सा चॉइस अच्छा करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे अच्छे कमर्शियल्स रन किए, जैसे कि असली लोगों को इसमें लाकर पेप्सी ट्राई करने को बोला, जो कि काम कर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने माइकल जैक्सन के साथ भी एड्स बनाए और लोगों को के माइंड में ये साइकोलॉजी डाल दी कि अगर मेरे पास एक अच्छा अल्टरनेटिव है और मेरी जनरेशन इस पेप्सी को ट्राई करना चाहती है, तो मैं क्यों कोक क्यों पी। अब बात अगर कॉम्पिटिशन की है, तो कोका कोला भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उन्होंने इसके डेटा को देखा और जाना कि लोग पेप्सी बहुत ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं और साल 1985 में उन्होंने अपने ब्रांड को पूरी तरीके से बदल दिया और एक नई ड्रिंक का लॉन्च किया जिसका नाम था न्यू कोक। इस न्यू कोक की खास बात ये थी, ये भी पेप्सी की तरह स्वीट टेस्ट करता था, मगर ये एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट फेलियर रहा क्योंकि लोगों के प्रेफरेंसेस बिल्कुल ही अलग थे। उनको ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी कोका कोला। मैल्कम ग्लैडवेल, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर और ऑथर हैं बहुत सारे बुक्स के, स्पेशली द ब्लिंक के, उनका कहना ये है कि पेप्सी का जो ये द पेप्सी चैलेंज सिप टेस्ट था, ये एक फॉल्स टेस्ट था। ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, क्योंकि एक सिप में भला एक इंसान कैसे ये पता लगा सकता है कि पूरी ड्रिंक अच्छी होगी या नहीं। और ये बात सच भी थी। पेप्सी एक सिप में अच्छी तो लगती थी, लेकिन पूरा कैन खत्म करने में बहुत मुश्किल होती थी। ग्लैडवेल का कहना ये है कि बेसिकली ये टेस्ट एक तरह से फॉलिसी है और एक बॉटल में एक सिप में जो इंसान को ड्रिंक में चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे बॉटल में भी उसे चाहिए होगा। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस की स्टडी भी यही कहती है कि अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे पेप्सी पीनी है और मुझे कोक पीनी है और एक सिप में पता लगाना हो, तो भी वो भी मैं नहीं लगा सकता, इवन दो वो सेम ड्रिंक हो। तो कोका कोला के केस में न्यू कोक जो है, वो एक बहुत ही डिज़ास्टर्स प्रोडक्ट साबित हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की ये डिमांड थी कि कोका कोला क्लासिक जो है उसे वापस लाया जाए, क्योंकि वो उनके साथ बड़े हुए थे, उनकी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली ड्रिंक थी और इसी के चलते कोका कोला को 79 डेज के अंदर वापस अपनी वही वाली ड्रिंक, पुरानी ड्रिंक कोका कोला क्लासिक को लानी पड़ी। इस मार्केटिंग स्टंट से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ ब्लाइंडली डेटा को फॉलो करना सही नहीं रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमोशंस जो है वो लॉजिक को कभी-कभी बीट भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को कभी-कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। उनकी लॉयल्टी ब्रांड के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और शायद यही रीज़न है, ब्रांड में नए चेंजेस देखना लोगों को पसंद नहीं भी आते हैं कभी-कभी। देखा जाए तो क्या सच में इन मार्केटिंग स्टंट से ब्रांड को कुछ फ़ायदा होता भी है? तो जवाब है हाँ, होता है। ब्रांड लॉयल्टी एक सबसे बड़ी चीज़ है।
दूसरी चीज़ ये है कि एक इनोवेटिव तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट को बनाकर दिखाया जाए, तो लोगों का परसेप्शन बदलता है, उसके एडवोकेट भी हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के परसेप्शन बदलने से वो ब्रांड के थ्रू अपने आप को देखते हैं कि वो कैसे हैं, वो ब्रांड उस उन्हें कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अगर बात की जाए पेप्सी की, तो ये बहुत ही बोल्ड और चैलेंजिंग मूव था। बेसिकली एक मार्केट लीडर को चैलेंज करना और मार्केट शेयर घटाना इतना आसान भी नहीं था, और शॉर्ट टर्म में उन्हें बहुत फ़ायदे हुए। बात की जाए अगर कोका कोला की, तो उन्हें कोई नए चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें अपने प्रोडक्ट को वैसे ही रखना था, क्योंकि वो बेसिकली क्लासिक फैमिली ट्रेडिशन ड्रिंक की तरह था। और जैसा कि वो हमेशा कहते थे कि वो सिर्फ कोक नहीं पी रहे, लोग यादें भी बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहें, और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या हो सकती थी? क्या कोई नया तरीका था जिसके थ्रू पेप्सी अपने आप को ब्रांड कर सकता था?